सरकार। देखो, अपने भारत देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, उसका संघात्मक स्वरूप पाया जाता है। कौन सा? संघात्मक स्वरूप है, संघात्मक शासन प्रणाली है। ये संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, पहले तो इसको समझेंगे हम। संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की सरकारें होती हैं। सरकारें कितने प्रकार की? दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो होती है केंद्र सरकार, और दूसरी होती है राज्य सरकार। देखो, हमारा ये भारत देश इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 और 9 37, अर्थात 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलकर के बना है भारत संघ। भारत संघ कितने राज्यों से मिलकर के बना है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बनता है भारत संघ। ठीक है साहब? कितने राज्यों का संघ है भारत 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो संघात्मक शासन प्रणाली जब पाई जाती है, दो प्रकार की सरकारें शासन करती हैं। एक तो करती है केंद्र सरकार, जो संपूर्ण भारत पर शासन करती है, पूरे संघ पर जो शासन करती है, उसे कहते हैं केंद्र सरकार या संघ सरकार। जो संपूर्ण भारत पर शासन करती है उसे कहते हैं संघ सरकार या केंद्र सरकार। संपूर्ण भारत का मतलब होता है भारत जिन राज्यों का संघ है, जिन राज्यों से मिलकर के एक भारत संघ बनता है, उसे कहते हैं संघ, और उस पर शासन करने वाले सरकार को कहते हैं संघ सरकार। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब जैसे राजस्थान है हमारा, एक 28 राज्यों में राजस्थान भी तो है। तो राजस्थान में राजस्थान के लोगों पर दो प्रकार की सरकारें शासन कर रही हैं। एक तो राज्य सरकार कर रही है जो राजस्थान सरकार की है, और एक संपूर्ण भारत पर जो शासन कर रही है वो केंद्र सरकार है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? हाँ। अब अगला जो नंबर है वो है सरकार का अर्थ और परिभाषा। देखो, सरकार क्या है, सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। तो सरकार है क्या, इसको देखेंगे हम। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा, इसको देखेंगे हम। देखो, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। जो राज्य है ना, राज्य जिस पर शासन करती हैं सरकारें, एक भावात्मक अवधारणा है। ये राज्य होता है, ये अमूर्त होता है। कैसा होता है? अमूर्त। भावात्मक अवधारणा है। ये भावात्मक अवधारणा किसकी? राज्य की। ये अमूर्त है। क्या है?
अमूर्त है ये, काट दो। और अदृश्य है, और कैसी है? अदृश्य। भावात्मक अवधारणा को, राज्य की भावात्मक अवधारणा को अमूर्त, देखा नहीं जा सकता, अदृश्य है। सरकार के द्वारा इसे मूर्त रूप दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सरकार के द्वारा। जो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है, अमूर्त है, अदृश्य है, इसको सरकार के द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है। ये तो है सरकार। देखो, सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छाओं को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं क्रियान्वित किया जाता है। जो राज्य की सामूहिक इच्छा होती है, राज्य जिसमें निवास करने वाले समस्त लोग हैं, तो समस्त लोग हैं, उन्हीं की इच्छाएं कहलाती हैं सामूहिक इच्छा। सभी की इच्छा है सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा अभिव्यक्ति और क्रियान्वती राज्य के द्वारा ही किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखो, सरकारें हैं तो राज्य हैं, यदि सरकार नहीं रहेंगी तो राज्य नहीं रहेंगी। सरकार का मतलब शासन करने वाली संस्था। जब शासन करने वाली कोई संस्था ही नहीं रहेगी तो भैया फिर राज्य नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, राज्य जभी तो हैं जब सरकारें हैं, उन पर शासन करने वाले हैं, उन्होंने निश्चित कर रखा है यहाँ तक हमारे देश की सीमा है, ये हमारे देश की सीमा है, ये राजा ने कह दिया ये मेरे देश की सीमा है, तो ये एक राज्य हो गया। इस राजा ने कह दिया, इस शासन ने कह दिया कि हमारे राज्य की सीमा है, सीमा निर्धारित कर दी। जब सरकारें नहीं होंगी, उनका कोई मालिक नहीं होगा, जो राजा ही नहीं होगा, तो फिर बताओ राज्य कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानून का निर्माण करती है, और सरकार का काम है राज्य के निश्चित भूभाग में, प्रत्येक राज्य का निश्चित भूभाग होता है, प्रत्येक देश का अपना निश्चित भूभाग है, भारत का भी निश्चित भूभाग है, उत्तर से दक्षिण तक इतना, पूर्व से पश्चिम तक इतना। ठीक है, ये मामला है। तो इसमें बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु जो कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है, और उसका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है, उसे सरकार कहते हैं। गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है, सरकार वह अधिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सामान्यतः सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्यतों को उन्नत किया जाता है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। देखो, किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं। किसी भी सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। हमारे भारत देश में कौन सी सरकारें हैं, कौन सी शासन प्रणाली है? प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। तो सरकार के 3 अंग, लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार के 3 अंग, और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। नंबर 2 कार्यपालिका। नंबर 3 न्यायपालिका। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो, व्यवस्थापिका के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे हमारे भारत में व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद। इंग्लैंड में कहते हैं पार्लियामेंट, और अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस।
किसको? व्यवस्थापका को। भारत में क्या कहते हैं? संसद। अमेरिका में क्या कहते हैं? कांग्रेस। और इंग्लैंड में कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है साहब। देखो, भारत में इसका नाम संसद रख देंगे। इसको विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। इसका काम क्या है? देखो, व्यवस्थापका, विधायिका, जिसको संसद कहते हैं भारत में, इसका एक ही काम है और वो काम है विधान बनाना, कानून बनाना। संसद क्या काम करती है? कानून बनाती है, विधान बनाती है। कानून किस पर बनाती है? किस पर बनाती है? बताओ। केंद्र सरकार है तो किस पर कानून बनाएगी? संपूर्ण भारत पर ही तो कानून बनाया जाएगा भाई। पूरे संघ पर ही तो कानून बनाएगी केंद्र सरकार, संघ सरकार। तो व्यवस्थापका क्या काम करती है? कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। व्यवस्थापका के लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, और जब अधिवेशन चलता है तो बैठे बैठे कानून बनाते हैं साहब। ठीक है साहब। जो व्यवस्थापका कानून बनाती है, उन कानूनों को लागू करती है, कार्यान्वित करती है, क्रियान्वित करती है, अर्थात उन कानूनों का पालन करवाती है, उस कानून के अनुसार शासन करती है। वो है कार्यपालिका। इसे सरकार कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? सरकार। ठीक है साहब। देखो, व्यवस्थापका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने उस कानून के अनुसार काम करना शुरू कर दिया, उन कानूनों को क्रियान्वित कर दिया। न्यायपालिका का काम है, जो व्यवस्थापका ने कानून बनाए हैं, क्या वे संविधान के दायरे में होकर के ही बनाए हैं या संविधान का उल्लंघन किया है? कहीं कानून ऐसा तो नहीं है जो असंवैधानिक हो। तो ये न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करेगी, उस कानून को पढ़ेगी पहले। यदि वो संवैधानिक है तो ठीक है, और यदि असंवैधानिक कानून बनाया है तो उसको निरस्त कर देगी। एक काम तो ये हो गया। दूसरी बार, व्यवस्थापका ने कानून तो बनाया है साहब संविधान के दायरे में, और कार्यपालिका उसको लागू नहीं कर रही है, दूसरे तरीका से लागू कर रही है। ठीक है, लागू नहीं कर रही है, दूसरे तरीका से कर रही है, तो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका को भी फटकार लगाती है, और उसको, उस कानून को पालन कराने के लिए बाध्य करती है। उसे कहते हैं न्यायपालिका। और ये है सरकार का तीसरा अंग, जिसको न्यायालय कहते हैं। जिसको न्यायपालिका को क्या कहते हैं? न्यायालय। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई? अच्छा था। अब हम बताएंगे आपके लिए व्यवस्थापका क्या है। मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में संघ सरकार और केंद्र सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो देखो साहब, एक तो केंद्रीय विधायिका होगी, एक राज्य विधायिका होगी। बस केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय विधायिका, राज्य सरकार के साथ राज्य विधायिका। राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय राज्यपालिका। राज्य न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायालय। ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे व्यवस्थापका का। व्यवस्थापका, व्यवस्था से व्यवस्थापिका, व्यवस्थापका, संसद का गठन। भैया गठन कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम पहले। देखो, संसद के सदन होते हैं साहब। कौन कौन से सदन होते हैं? संसद के सदन हो गए साहब, 3 सदन मान लेते हैं। एक तो है साहब लोकसभा, लोकसभा। ये है साहब राज्यसभा, और ये है साहब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति।
ये सरकार के, ये तुम्हारी व्यवस्थापिका का गठन, इनसे मिलकर के बनती है तुम्हारी व्यवस्थापिका संसद। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या हो सकती है भाई 552 हो सकती है साहब। कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में है 545, 545 हैं वर्तमान में, जिनमें से निर्वाचित तो हैं 543 और मनोनीत हैं साहब 2। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मनोनीत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है सर। अब मनोनीत किसको करेगा लोकसभा में? राष्ट्रपति, जो एंग्लो इंडियन के सदस्य होंगे। ठीक है साहब। कार्यकाल है साहब व्यवस्थापिका के सदस्यों का 5 वर्ष। कितने हैं? 5 वर्ष। और आयु निर्धारित की गई है, वो निर्धारित की गई है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है सर। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 545 हैं, 543 निर्वाचित हैं, 2 मनोनीत हैं। ठीक है सर। कार्यकाल 5 वर्ष का है और आयु, सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी आयु सदस्य की आयु। सदस्य की आयु, सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 हो सकती है सर। 245 वर्तमान में है सर। 233 तो साहब निर्वाचित हैं, 233 मनोनीत हैं साहब 12। कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन। सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल है वर्ष। राज्यसभा खुद का तो अस्थायी सदन है। आयु, सदस्य की आयु, सदस्य की आयु 30 वर्ष। ठीक है सर। ये तो इसका हो गया गठन, सदस्य संख्या हो गई। अब हम चर्चा करेंगे पहले लोकसभा। किस पे करेंगे? लोकसभा। इनको मिटा देते हैं। ठीक है सर। इनकी चर्चा करेंगे बाद में। देखो सर, लोकसभा की सदस्य संख्या हो गई। अब लोकसभा का निर्वाचन पढ़ेंगे। लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन। देखो, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन में भारत का प्रत्येक वयस्क मतदाता भाग लेता है और वयस्क मतदाता की आयु है 18 वर्ष।
भारत का प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष है, जिसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष है, वो लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेता है। और लोकसभा के सदस्यों का, इनको अंग्रेजी में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं इनको हैं। इसके लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है इसके सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात एमपी, एमपी तो कहते हैं लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता सीधे सीधे वोट डालती है। जिस काम को हम अपने हाथ से करते हैं, खुद अपने हाथ से करते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, और जिसको हम किसी दूसरे से कराते हैं उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो भारत में 18 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष, बशर्ते वो पागल नहीं हो, वो मतदाता है और वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन में भाग लेता है। ठीक है साहब। और विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष। अब सदस्यों के लिए योग्यताएं देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। कौन? एमपी, लोकसभा का सदस्य, और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया न हो। नंबर 4, लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है साहब। और कार्यकाल है इसका, लोकसभा का खुद का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, और इसके सदस्य का भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लेकिन समय से पहले भी, लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है यदि सरकार अल्पमत में है तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का कार्यकाल समय से पहले भंग हो जाएगा तो फिर वो लोकसभा का सदस्य है, उसका भी कार्यकाल समय से पहले भंग हो जाता है। ठीक है। जब अल्पमत की सरकारें होती हैं, कई बार जब सरकारों के पास बहुमत नहीं होता है, सरकार जब बहुमत साबित नहीं कर पाती है लोकसभा में, सरकारें गिर जाती हैं, और जब गिर जाती हैं तो 5 साल पूरा नहीं कर पाती हैं, कभी 4 साल हो जाते हैं, कभी 3 साल, समय से पहले ही वो सरकारें गिर जाती हैं, चुनाव होते हैं, फिर तो कार्यकाल फिर कम रह जाता है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का है। अब तक ऐसा 9 बार हो चुका है। इसके बाद है अधिवेशन। देखो, लोकसभा का अधिवेशन और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और उसी के द्वारा स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में केवल एक नियम है कि लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 महीने से पहले ही। और राष्ट्रपति लोकसभा का भी अधिवेशन बुलवाएगा, राज्यसभा का भी बुलवाएगा, एक ही बात है। देखो, लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये मैंने आपको बताई थी ना, ये 545 हैं। तो इनमें से
एक तो अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष। और जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा होता है तो अध्यक्ष शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता है सदन में और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू करता है। और जब इसका अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उस कार्यभार को उपाध्यक्ष संभालता है और वो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करता है। ठीक है साहब। अब कार्य एवं शक्तियां हैं इसके लोकसभा की, इसको पढ़ाएंगे साहब कल। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।